प्यारे बच्चों, जैक द्वारा 2015 में पूछे गए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार आपके परीक्षा उपयोगी है, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले मैंने 2017 और 2015 जैक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बताया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो इसका सही आंसर आपका फ्रांसिस बेकन ने। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो ये कहा था हंटिंगटन ने। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो अफ्रीका। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो आपका चाय। औद्योगिकरण से होता है तो क्या होता है? वायु प्रदूषण। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल आदि माना गया है। इन आवश्यकताओं के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। आधुनिक समय में परिवहन, बिजली आदि भी मानव आवश्यकताओं की मूलभूत श्रेणी में शामिल माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है संचार के ऐसे तकनीकी व वैज्ञानिक तंत्र का विकास जो सूचनाओं, ज्ञान, शिक्षा व अन्य साधन आम लोगों तक सरलता से पहुंच सके। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर, ईमेल, ई कॉमर्स, नेटवर्किंग प्रणाली आदि के अंतर्गत सूचना क्रांति का विकास शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। फिर है आपका भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। दूसरा है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। तीसरा है भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। 16 है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देशों से प्राप्त करना आयात कहलाता है, जबकि किसी देश के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। यदि आयात निर्यात से कम है तो यह अनुकूल व्यापार संतुलन को दर्शाता है, जबकि आयात निर्यात से अधिक होने पर प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है निजीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका होगा निर्यात से आप क्या समझते हैं? निर्यात। फिर है निर्यात एवं आयात में अंतर स्पष्ट करें। तो किसी देश के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देशों से प्राप्त करना आयात कहलाता है, जबकि किसी देश के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। यदि आयात निर्यात से कम है तो यह अनुकूल व्यापार संतुलन को दर्शाता है, जबकि आयात निर्यात से अधिक होने पर प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है।
प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है तथा मानव स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनता है। दूसरे शब्दों में मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं: मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा विकिरण द्वारा प्रदूषण। फिर है पाइपलाइन परिवहन के 2 लाभ बताएं। पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है। इसकी सहायता से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। पहले इसका विकास राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, पर इसके लाभ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसे शामिल किया जा रहा है। इसमें पाइप लाइन की सहायता से वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपयोग के स्थान अथवा तेल शोधन तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन परिवहन की मुख्य विशेषताएं यह है, मतलब निम्नलिखित है। पाइपलाइन तरल एवं गैस पदार्थों के परिवहन के लिए आदर्श है। दूसरा, पाइपलाइन उबड़ खाबड़ क्षेत्र तथा पानी के अंदर भी बिछाई जा सकती है। इसके संचालन तथा रख रखाव में कम खर्च होता है। इसके ऊर्जा का उपयोग कम होता है। इस परिवहन में लोच का अभाव होता है। एक बार निर्माण के बाद इसकी क्षमता घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी कठिन कार्य है। भूमिगत पाइपलाइनों की दिशाओं का पता लगाने और मरम्मत करने में कठिनाई होती है। भारत के अंदर बॉम्बे हाईवे को गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जोड़ा गया है, जो असम के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश, बंगाल के कोलकाता तक जोड़ा गया है। दक्षिण भारत में बंगलौर तथा चेन्नई एवं विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम परिवहन होता है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिका, तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कोहरा, जैसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास स्वरूप भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। भारत में कृषि के नवीनतम विकास का वर्णन करें। तो भारत में कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। अधिक उपज देने वाले बीजों के अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग भी शुरू किया गया तथा सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया। इन सब के संयुक्त प्रभाव को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाकर देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना है। देश के विभाजन के पश्चात खाद्यान्नों में कमी आ गई थी। सन 1964 से 65 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन केवल 9 करोड़ टन था। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से खाद्यान्न आयात किए जाते थे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को एक नया मोड़ दिया गया, जिसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 200 करोड़ टन हो गया है। ये डाटा है वर्ष 66-67 में 7.4 है, 70-71 में 10.7 है, 77-78 में 11 पॉइंट है। डाटा को देख लीजिए आप लोग। हरित क्रांति वास्तव में खाद्यान्न क्रांति है। इसके लिए जल सिंचाई के साधनों में विस्तार किया गया है। उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग करके प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया गया है। अधिक उपज देने वाले फसलों कृषि पर जोर दिया गया। चुने हुए क्षेत्रों में गेहूं की नई किस्में, कल्याण S0308 चावल की किस्में, रत्ना, जना आदि का प्रयोग किया गया है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया। पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 13 क्विंटल से बढ़कर 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है। गोदावरी डेल्टा में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया। उत्तम बीज, कृषि अनुसंधान, गहन कृषि, फसलों की बीमारियों की रोकथाम तथा कृषि यंत्रों के अधिक प्रयोग द्वारा हरित क्रांति को सफल बनाया गया। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि के विस्तार नहीं, अपितु प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाकर ही खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा किया गया है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो ऊर्जा के 2 प्रकार के साधन हैं। पारंपरिक ऊर्जा साधन जैसे कोयला, गैस, तेल, जल विद्युत आदि। अपारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में आज आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय तथा ज्वारीय ऊर्जा आदि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का भविष्य हमारे देश के लिए उज्जवल है। भारत में सौर ऊर्जा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर भरपूर मात्रा में होती है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि का देश में भरपूर विकास हो चुका है।
पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत में विकसित की जा रही है। बायोगैस भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित और विकसित हो रही है। ये सभी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सदा बने रहने वाले हैं। ये समाप्त साधन है, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, जबकि कोयला तथा तेल पारंपरिक साधन है, परंतु ये समाप्त साधन है और पर्यावरण को भारी मात्रा में प्रदूषित करते हैं। अतः ऊर्जा के अपरंपरागत साधन अच्छे हैं, इनका तेजी से विकास देश के लिए लाभकारी है। आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। तो आखेट एवं संग्रहण के अंतर्गत शिकार एवं कंदमूलों पर आधारित प्राथमिक सेवा पर आधारित मानव जीवन, इसके अंतर्गत मानव आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर करता है। पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल में मानव शिकार के अंतर्गत पशुओं का शिकार और उनके चमड़े को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। आग के आविष्कार के बाद वे आग पर पकी भोजन के साथ ही अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वासन भी हो गए। उनके जीवन का एक मुख्य आधार शिकार से प्राप्त अन्य जीव का संग्रहण करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग के स्थायीकरण एवं वितरण का वर्णन करें। तो भारत में लौह अयस्क भंडार 5 पेटियों में केंद्रित है। झारखंड, उड़ीसा पेटी, इसमें गुरु, महिषा, सानी, बादम पहाड़ और नोवामंडी के खाने प्रमुख है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पेटी, जिसमें दंतेवाड़ा की बैलाडीला, दुर्ग की दिल्ली, राजहरा और पूर्वी महाराष्ट्र के सूरजगढ़ और लाहौरा पीपल है। कर्नाटक पेटी में इसमें बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर जिले की प्रमुख खाने सम्मिलित है। तमिलनाडु पेटी में इसमें सलेम, उत्तरी आर्काट और तिरुचिरापल्ली जिले के निक्षेप शामिल हैं। गोवा रत्नागिरी पेटी, इसमें गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के निक्षेपण शामिल है। इसके अतिरिक्त केरल के कोझिकोड जिले तथा और कर्नाटक के कुद्रेमुख में लौह अयस्क के निक्षेपण पाए जाते हैं। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारे कृषि की उत्पादकता अभी भी कम है। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेवार है। पर्यावरणीय कारण, तो भारतीय कृषि की गंभीरता समस्या मानसून का अनिश्चित स्वरूप है। तापमान तो सारे साल ही ऊंचे रहते हैं। देश के अधिकतर भागों में वर्षा की मात्रा तथा ऋतुनिष्ठा और प्रादेशिक वितरण अत्यधिक परिवर्तनशील है। इस परिस्थिति का कृषि के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देश के अधिकतर भाग उपार्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क है। इन क्षेत्रों के अक्सर सूखा पड़ता रहता है। सिंचाई की सुविधाओं के विकास और वर्षा जल संग्रहण के द्वारा इन प्रदेशों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है आर्थिक कारक। कृषि में निवेश जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि और परिवहन की सुविधाएं आर्थिक कारक है। विपणन सुविधाओं की कमी या उचित ब्याज पर ऋण न मिलने के कारण किसान कृषि के विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाता है। तीसरा है संस्थागत कारक। जनसंख्या वृद्धि के कारण जोतों का उपविभाजन और छितराव हो रहा है। 1961-62 में कुल जोतों में से 52% जोतें सीमांत आकार में और छोटी थी। जोतों का अनार्थिक होना कृषि के आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधा है। भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि काश्तकारी की अवधि अनिश्चित बनी रहती है। चौथा है प्रौद्योगिकी कारक। तो कृषि के तरीके पुराने और अक्षम है। मशीनीकरण बहुत सीमित है। उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग भी सीमित है। फसलगत क्षेत्र के केवल 1/3 क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधाएं जुटाई जा सकती है। इसका वितरण वर्षा की कमी और परिवर्तनशीलता के अनुरूप नहीं है। इन दशाओं के कारण कृषि उत्पादकता निम्न पर है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संसार में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो अनेक मूल प्रजातियों के बृहद संकेंद्रण के आधार पर यह समझा जाता है कि चावल का उद्भव पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिमालय पर्वतीय भागों, हिंद, चीन तथा दक्षिण पश्चिमी चीन में हुआ। पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर च्वांगजुआंग डेल्टा में चावल की कृषि का सबसे पहले प्रारंभ 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगले 6000 वर्षों में इसकी खेती का विस्तार शेष दक्षिणी और पूर्वी एशियाई भागों में हुआ। आज विश्व में लगभग 65,000 से अधिक स्थानीय किस्मों के चावल की खेती होती है। चावल मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु वाले मानसूनी एशिया की फसल है। परंपरागत रूप से सुप्रभावित नदी घाटियों एवं डेल्टा क्षेत्रों में ही चावल पैदा किया जाता है। तथापि सिंचाई की सहायता से अब चावल की खेती उच्च भूमियों तथा शुष्क क्षेत्रों में भी की जा रही है। चावल का पौधा अर्थात धान के वर्धन काल में उच्च तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा की अधिक मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। वस्तुतः इसके पौधों की प्रारंभिक अवस्था में खेतों में पानी भरा होना चाहिए, इसलिए ढाल के खेतों में 10 से
25 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में चावल उगाया जाता है। चीका युक्त दोमड़ मिट्टी जिसमें चिकनाई युक्त हो जाएगा, यहाँ चिकनाई युक्त दोमड़ मिट्टी जिसमें पानी भरा रह सके, इस फसल के सर्वोत्तम मिट्टी है। चावल की खेती के लिए अधिक संख्या में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें अधिकांश कार्य हाथ से करना पड़ता है, जैसे पौधाशाला से पौधे को निकालना, पानी भरे हुए खेतों में उन्हें रोपना, खेतों से समय समय पर खरपतवार निकालना तथा फसल की कटाई आदि। चावल का पोषक मूल्य अधिक होता है, विशेषतः उस समय जब चावल की बाहरी परत पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विटामिन तत्वों को धान की कुटाई के समय हटा नहीं दिया जाता। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। अगला है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, क्यों? व्याख्या करें। तो हमारे देश में सड़क मार्ग का प्रारूप भौतिक बनावट से प्रभावित होता है। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में सड़क निर्माण तथा उनका रखरखाव बहुत खर्चीला होता है। इसलिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश तथा राजस्थान में सड़कों का जाल बहुत विरल है। इसके विपरीत उत्तरी मैदान में सड़कों का जाल बहुत घना है क्योंकि इस प्रदेश की समतल भूमि पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती है। अतः पंजाब तथा हरियाणा में सड़कों का जाल बहुत घना है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी सड़कों का जाल घना है। दूसरे सड़क मार्गों का विकास आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। आर्थिक स्तर के प्रदेशों में सड़क मार्गों का विकास बहुत कम होता है। इसी कारण से पंजाब में पक्की सड़कों का घनत्व देश में सबसे अधिक 74.0 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात तमिलनाडु तथा हरियाणा में सड़कों का घनत्व बहुत अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तथा जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है। इस प्रकार देश की भौतिक बनावट तथा आर्थिक स्तर पर सड़क मार्गों का प्रारूप को प्रभावित करता है। फिर अब भारत में कपास के उत्पादन और वितरण का वर्णन करें। तो भारतवर्ष में कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है। उपज तथा खरीफ की फसल है। तापमान, तेज धूप तथा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक है, अतः इसे 200 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। वर्षा, कपास के लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। चुनते समय शुष्क पाला रहित मौसम चाहिए। जल सिंचाई, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल सिंचाई के साधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पंजाब। मिट्टी, कपास के लिए लावा की काली मिट्टी सबसे उचित है। लाल मिट्टी तथा नदियों की काम की मिट्टी मतलब दोमड़ मिट्टी भी कपास की कृषि होती है। 29 है और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों की पहचान करें। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दिखाना है। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में सघनतम जनसंख्या का क्षेत्र है। वेल्ड घास का मैदान है। एशिया में निर्वाह कृषि क्षेत्र है और ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये जो छुक जा रहा है ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो यहाँ से ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पर आपका ये जो आप देख रहे हैं रंगा हुआ भाग, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वो वेल्ड घास का मैदान है। यहाँ पर आपका है ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र और ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो इसको एक नज़र देख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण 2016 जैक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ध्यान से इसको देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।